हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल कांत है और आज मैं आप लोगों को फ्रिक्शन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेरे बताया था जिसका नाम है काइंड्स ऑफ फोर्सेस। उसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया था और इसमें मैं आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊँगा फ्रिक्शन को। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम देखें कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और इस तरफ से हमने एक कैपिटल एफ फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये पहली बार में तो मूव कर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस, ये वाली सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल एफ फोर्स लगा रही है और इसी स्मॉल एफ फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करो कि हम एक स्मूथ सरफेस रहते हैं। स्मूथ सरफेस का क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर कोई प्रोजेक्शंस नहीं है अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें। ठीक है। इसके ऊपर एक बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी है और इसके ऊपर हमने कैपिटल एफ फोर्स लगाया, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल एफ फोर्स जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, वो लगेगा। ठीक है। और जब हमारा कैपिटल एफ फोर्स स्मॉल एफ फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो ये बॉडी आगे मूव कर जाएगी। ठीक है। और अगर हम अब देखें कि एक रफ सरफेस है, अगर हम एक रफ सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हमें ये नोटिस कर सकते हैं कि उसके अंदर प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है। और हर सरफेस में वो एक प्रोजेक्शंस होते हैं, हर रफ सरफेस में। और ये हमारी वो बॉडी है जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल एफ। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ ऐसा होगा कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये दोनों इंटरलॉक कर जाती हैं एक दूसरे पे। ठीक है। और इस इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो हमें जो कैपिटल एफ लगाना पड़ता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए इस बॉडी को मूव करने के लिए, ये कैपिटल एफ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके एक रफ सरफेस पे हम बॉडी को मूव कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन के बेसिकली दो टाइप्स हैं। तो पहला क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास ये सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी है जो कि रेस्ट में है। इसके ऊपर जब हम एक कैपिटल एफ फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बॉडी जो है वो है रेस्ट में। इस रेस्ट से मूव करने के लिए हमारे एफ को कम से कम इस स्मॉल एफ के बराबर होना पड़ेगा, तब जाके वो स्टार्ट होगी मूव करना। और जब ये स्मॉल एफ से ज़्यादा होगा तो ये फ्रीली मूव करने लग जाएगी। तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब अगर हम सपोज करें कि हमारी बॉडी पहले से ही मूव कर रही है, ठीक है, वो पहले से ही हमारी बॉडी मोशन में है। अगर हम अब इसके ऊपर एक कैपिटल फोर्स लगाते हैं तो इसके ऊपर जो अपोजिट में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन बीइंग मूव्ड। ठीक है। पहले से जब बॉडी मूव कर रही होती है तब जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एक बेसिक सी चीज़ क्या हुई कि जब हम देखते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पे होती है तब जो हम फोर्स लगाना पड़ता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लगाना पड़ता है किस फोर्स से? जब पहले से ही बॉडी मूवमेंट में है। तो इससे हमने इस वाले में क्या जाना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उस बॉडी को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्रिक्शन के यूजेस क्या हैं। तो ये काफ़ी कॉमन फ्रेज हमने यूज़ करते हैं जो कहते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी ईवल। इसका क्या मतलब है कि हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत भी है और हमें फ्रिक्शन कई बार रिड्यूस भी करना होता है। ठीक है, ये कई सारे जगह पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और कई सारे जगह पे हमें फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा फ्रिक्शन को रिड्यूस ही करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे बेसिक नीड्स हैं, डे टू डे लाइफ है के नीड्स हैं जो फ्रिक्शन के कारण ही पूरे हो पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जैसे यूज्ड इन वॉकिंग। तो जब हम ये अगर सपोज करें कि ये हमारा फीट है और ये है हमारी सरफेस जिस पे हमें मूव करनी है, तो हम लोग वॉक तभी कर पाएंगे जब हम लोग जो आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं अपने शूज़ से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। तभी हम देखते हैं कि अगर इस सरफेस पे अगर पानी का लेयर होता है तो वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो इसलिए जब हम इसके ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है आगे पीछे की तरफ नहीं लगता है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये पीछे की तरफ नहीं लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो सिर्फ आगे की तरफ फोर्स लगता है इसके कारण हम स्लिप कर जाते हैं। करेक्ट। और भी हैं जैसे इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग। तो अगर हम पेपर के सरफेस को अगर ये सरपोज करें और इसके ऊपर देखें ये एक पेन है, तो पेपर की जो सरफेस है वो जितनी भी स्मूथ कहलाए लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस या कोरुगेशंस होते हैं। ठीक है, और इसी के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है, जिसके कारण जब हम पेन को मूव करते हैं आगे की तरफ तो पेन से इंक निकलती है और वो पेपर के ऊपर छप जाता है। ठीक है, और भी है जैसे इट इज़ यूज्ड इन स्टॉपिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हमारी कार हुई, ये जैसे हमारी कार हुई, तो कार के ऊपर हम क्या करते हैं, कार के अंदर हम जो इसकी व्हील्स होती हैं इसके ऊपर हम ट्रेड्स का यूज़ करते हैं, ट्रेड्स लगाते हैं। ट्रेड्स का मतलब हुआ एक हमने देखा होगा कि ये अगर व्हील है तो इसके ऊपर ऐसे छोटे 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 प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो है किसी भी रफ सरफेस के ऊपर ग्रिप बनाने के काम आती है और इसी ग्रिप के कारण हम ब्रेक लगाने पे गाड़ी को रोक पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को, जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वो कुछ देर मूव करती है, इस फ्लैट सरफेस पे ये बॉल आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन एक टाइम आता है जब फुटबॉल स्टॉप कर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुई है जिसके कारण वो रुक गई। ठीक है, तो ये तो वो सारी चीज़ें हुई जिसमें हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एक और है जिसमें हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कब होता है, इट प्रोड्यूसेस हीट विच कैन कॉज फायर। तो जैसे अगर हम देखें जो मैच स्टिक होती है हमारी, उसके हेड पे एक केमिकल होता है, उसी केमिकल को जब हम एक रफ सरफेस पे घिसते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण एक स्पार्क जनरेट होती है। ये सरफेस हुई, इसके ऊपर जब ये मैच स्टिक आगे की तरफ मूव करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये पीछे की तरफ आता है, ये हुई फ्रिक्शनल फोर्स और इसके कारण एक स्पार्क जनरेट होता है और इसी स्पार्क के कारण फायर की कॉज होती है। ठीक है, तो ऐसे ये एक रीज़न है जहाँ हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके कारण आग भी लग सकती है। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं या फिर फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, शूज़ विद ग्रूव्स। हमने देखा होगा जो फुटबॉलर्स होते हैं तो फुटबॉलर्स के जो शूज़ होते हैं
उसके नीचे स्टड्स होती हैं और ये स्टड्स क्या करती हैं, वो ग्राउंड के साथ ग्रिप बनाने के काम आती है। इसी इंटरलॉकिंग के कारण वो इजीली अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। इसलिए शूज़ जिसमें ग्रूव्स होती हैं इसको फुटबॉलर्स यूज़ करते हैं फॉर देयर मैच। टायर्स विद ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो टायर होती है उसके ऊपर हम ट्रेड्स क्यों होते हैं, वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के काम आते हैं। उसके कारण फ्रिक्शन बढ़ती है, जिसके कारण जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो व्हील जो है स्टॉप कर जाती है। व्हील जब स्टॉप करेगी तो ओवरऑल जो व्हीकल है वो भी स्टॉप कर जाएगा। तो ये तो वो हुई जिसमें हम इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करना होता है। जैसे हमारे घर में जो मशीन्स होती हैं वो काफ़ी सालों के बाद धीरे धीरे वर्क करना कम हो जाती हैं, तो उसके अंदर हम ऑयल या फिर ग्रीस का यूज़ करते हैं। इसी ऑयल या ग्रीस को हम लुब्रिकेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऐसा क्या करते हैं, जब मशीन्स के पार्ट्स जो हैं वो रफ हो जाते हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इस केस में हम उसके अंदर ऑयल या फिर ग्रीस प्रोवाइड करते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, और इस फ्रिक्शन को कम होने से वापस से वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देता है और मशीन वापस से सही से वर्क करने लग जाती है। आगे एक और स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, वो ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमने देखा होगा और हम ये फील भी करते हैं कि जो व्हील का जो इन्वेंशन है वो हमारे वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सपोज़ करो एक स्टीप फ्लोर है, ऐसे एक एंगल पे है, ठीक है। इसके ऊपर अगर एक बॉक्स रखा है और इस बॉक्स के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे खींचने के लिए तो कंपैरेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, ठीक है। ये एफ फोर्स हुई कैपिटल जो हम लगा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ये काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि यही में अगर इसी ऑब्जेक्ट में अगर हम व्हील लगा देते तो क्या होता, ईजिली हमें कम फोर्स लगाना पड़ता। ये जो फोर्स होती एफ ये कंपैरेटिवली कम होती, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसलिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में व्हील्स लगा देते हैं ताकि वो इजीली हम लोग इसको मूव कर पाए और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगे वो कम लगेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो हमारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा था, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो हमारे स्लाइडिंग से ज़्यादा था, ठीक है। और जो स्लाइडिंग है वो हमारे रोलिंग से ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे कम क्या हुई, रोलिंग फ्रिक्शन हुई। क्यों, क्योंकि जब हम व्हील्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो वो इजीली मूव कर जाती है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया वो सिर्फ सॉलिड्स में बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ सॉलिड्स में ही काम करती है, ये लिक्विड्स और गैसेस में भी इक्वली ही होती है। फिज़िक्स में हम लिक्विड्स और गैसेस को एक कॉमन टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लूइड। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो फ्लूइड में प्रेजेंट होती है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं ड्रैग। तो ये काम कब करती है, तो सपोज़ करो कि हमारे पास एक टैंक है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारी एक बॉल है, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं पानी के अंदर, जब हम इस बॉल को मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि इस बॉल पे जो लिक्विड है वो उसके सरफेस पे इक्वली फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है दोनों डायरेक्शन से, करेक्ट। और जब हम इस तरफ से कैपिटल एफ फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी को
दोनों फ्रिक्शनल फोर्स को, दोनों साइड से जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है उसको रेजिस्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। तो अगर ये टैंक है जैसे, और इसके अंदर अगर ये पानी भरा हुआ है और हमने ये बॉल रखा, तो इसमें हमें ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। अगर इसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तभी ये इस फ्रिक्शनल फोर्स को, इन दोनों फ्रिक्शनल फोर्स को रेजिस्ट करके आगे बढ़ पाएगा, वरना ये रुक जाएगी और बॉल सिंक कर जाती है। ठीक है, तो हमें स्पीड पे भी डिपेंड करती है। तो हम जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये बॉल ज़्यादा स्पीड अटेन कर पाएगी, और जब ज़्यादा स्पीड अटेन कर पाएगी तभी ये इस फ्रिक्शनल फोर्स को रेजिस्ट कर पाके आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स जो होती है, जैसे हम ड्रैग कहते हैं, तो पर्टिकुलर शेप्स आर यूज टू रिड्यूस द ड्रैग। तो हमने कुछ चीज़ें नोटिस की होगी कि जो एरोप्लेन होती हैं या फिर जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं, उसकी एक स्पेशल शेप होती है। हम उसके शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। और जैसे अगर सपोज करें कि ये है हमारा एरोप्लेन, ये अगर हम एरोप्लेन करें तो हमने ये नोटिस किया होगा कि जो एरोप्लेन होती है उसकी जो ये नोज़ कहलाती है, ये नोज़ जो होती है वो पॉइंटेड होती है पूरे बॉडी के कंपैरिजन में। ये पूरी बॉडी के कंपैरिजन में ये जो नोज़ है ये पॉइंटेड होती है। ऐसा क्यों होता है? ये हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि जो एयर है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो एयर है वो गैस है, और गैस के अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो अगर हम इसको अगर फ्लैट माउथ रखते तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर को, इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ एयर को कंपैरेटिवली हमें क्रॉस करना पड़ता, फ्रिक्शनल फोर्स को क्रॉस करना पड़ता, रेसिस्ट करना पड़ता आगे मूव करने के लिए। लेकिन अगर हमने स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई है, उसके नोज़ को काफ़ी ज़्यादा शार्प करके रखा है, तो क्या हो रहा है, जो एयर जो है यहाँ पे, जो एयर का जो मीडियम है वो क्या कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, और ये जो नोज़ है ये इस एयर को कट करते हुए, बीच में से कट करते हुए आगे की तरफ मूव कर जा रहा है। यही शेप हम नोटिस करते हैं इसमें बर्ड्स में। बर्ड्स की जो शेप है उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है एरोप्लेन से। क्यों? जो नेचर है उसने बर्ड को उड़ने के लिए रखा है, और इसलिए उसकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाया है ताकि जब बर्ड फ्लाई करे तो वो एयर के जो वॉल्यूम है उसको वो कट करते हुए आगे बढ़ सके, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो काफ़ी कम हो सके। हमने उसी को देखते हुए अपना एरोप्लेन बनाया है। तो पर्टिकुलर शेप्स दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को ताकि वो रिड्यूस कर सके ड्रैग फोर्स को। ड्रैग फोर्स क्या है? जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, स्पेशली फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे आप लोगों को प्रेशर के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।